हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमपी एग्जाम एकेडमी। मेरा नाम है सौरभ। आज के इस सेशन में हम यूरोप में पुनर्जागरण को पढ़ने वाले हैं। एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसमें विश्व इतिहास का सिलेबस बहुत बड़ा दिया गया है। तो बेसिकली इसकी हम क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर नहीं कर सकते क्योंकि ये 3 या 4 घंटे में ये टॉपिक ख़त्म नहीं हो सकता है। तो इसको हम एक एक करके टॉपिक करके इसको निपटा देंगे। जैसे यूरोप में पुनर्जागरण आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम धर्म सुधार आंदोलन देखेंगे। तो ऐसे हमारा टारगेट रहेगा कि अगले 8 से 10 दिन में आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। इसके अलावा अगर हो सकेगा तो एक कंपाइल क्लास डिजिटल बोर्ड की आपकी जो संकल्पना है जिसमें विधि संहिता, रोमन साम्राज्य, दास्ता वगैरह दिया है ना, इसकी एक क्लास में करा दूंगा। फिलहाल अभी हम इसको शुरू करते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्के बनने वाले हैं। तो देखिए, पुनर्जागरण मतलब क्या होता है। पुनर्जागरण मतलब कि आप सो रहे थे और फिर आपका जाग जाना। तो कुल मिलाकर यदि देखें तो पुनर्जागरण एक फ्रेंच भाषा का शब्द है रेनेसा, उससे बना है। अब ये जो पुनर्जागरण शब्द है, याद रखना, इसका प्रयोग सबसे पहले बैसारी नाम के व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? बैसारी ने। पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति था बैसारी। ये आपको याद रखना है। फ्रेंच भाषा के रेनेसा से पुनर्जागरण बना हुआ है। अब जब पुनर्जागरण यूरोप में 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य फैला तो ये क्या था? एक वैज्ञानिक भावना थी। कुल मिलाकर यदि देखो तो इससे पहले यूरोप में लोग धार्मिक बंधन से बंधे हुए थे। इट मीन्स क्या होता है कि लोग पोप और चर्च के प्रभाव में ज्यादा थे। पोप और चर्च के प्रभाव में थे तो धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए थे, अंधविश्वासों से जुड़े हुए थे। लेकिन 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में क्या होता है, यहाँ वैज्ञानिक भावना का उदय होता है। जिज्ञासी प्रवृत्ति लोगों की जागती है, लोगों को जानने का मन करता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। कला साहित्य का विकास हुआ। मानवतावादी भावनाएं, जहां पर मानव को प्रधान माना गया, एवं संवेदनाओं की अभिव्यक्ति को ही पुनर्जागरण कहा गया। विशेष रूप से इसका टाइम देखो आप तो 1350 से 1550, लगभग 200 वर्ष। कोई दिक्कत यहाँ पर आनी आपको नहीं चाहिए। 1350 से 1550 के बीच के समय को पुनर्जागरण काल माना जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि 16वीं शताब्दी तक जो पुनर्जागरण था, याद रखना, उसको केवल स्थापत्य और कला के क्षेत्र में जाना गया। स्थापत्य और कला के क्षेत्र में जाना गया। लेकिन 18वीं सदी के बाद फ्रांसीसी विद्वान थे दिदरो। कौन थे? फ्रांसीसी विद्वान दिदरो। इनको याद रखना, इन्होंने भौगोलिक खोज, साहित्य, कला इत्यादि सब के रूप में पुनर्जागरण को स्थापित किया। तो प्रारंभ में केवल स्थापत्य कला और मूर्ति कला के रूप में स्थापित था पुनर्जागरण। 18वीं सदी में ये बाकी सभी क्षेत्रों में फैलेगा। अब देखो, पुनर्जागरण में मध्यकाल की समाप्ति होती है, आधुनिक काल के आरंभ तक के बौद्धिक परिवर्तन का समावेश है। मतलब पुनर्जागरण में देखो तो मध्यकाल समाप्त हुआ, आधुनिक काल आया, और आधुनिक काल के आरंभ में जो बौद्धिक परिवर्तन हुआ उसी को पुनर्जागरण कहा गया। जैसे देखो, पुनर्जागरण से तात्पर्य सामंतवाद की अवनति। सामंतवाद समाप्त हुआ। प्राचीन साहित्य का अध्ययन, लोगों ने अपने गौरव को जाना। राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, कई नए नए राष्ट्रों का उदय हुआ। आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ हुआ। गतिशील अक्षर, बारूद एवं कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ। नए व्यापारिक मार्गों की खोज, प्रारंभिक पूंजीवाद का आरंभ इत्यादि, ये सब पुनर्जागरण के परिवर्तन थे। पूछा जा सकता है आपसे कौन से परिवर्तन थे, नहीं थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पुनर्जागरण का अर्थ बताया। विद्या का पुनर्जन्म तथा कला, साहित्य, विज्ञान और यूरोपीय भाषाओं का विकास। तो कुल मिलाकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि विद्या का जो पुनर्जन्म होता है और कला, साहित्य, विज्ञान और यूरोपीय भाषाओं का जो विकास हुआ वह पुनर्जागरण था। जवाहरलाल नेहरू का ये कोटेशन याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमने बात कर ली थी कि रेनेसा जो है मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका पहला प्रयोग इटली के लेखक बैसारी द्वारा किया गया था। पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख अभिव्यक्ति इटली में हुई। तो सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ आरंभ हुआ? इटली में आरंभ हुआ था। ये प्रश्न बनता है, पुनर्जागरण इटली में क्यों हुआ था। अब देखो, इटली की जो भौगोलिक स्थिति थी, भूमध्य सागर के मध्य में स्थित था इटली, इसलिए यहाँ पर व्यापार वाणिज्य की अत्यधिक उन्नति हुई एवं वहां पर बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ। जैसे देखो, वेनिस हो गया, फ्लोरेंस, मिलान आदि इटली के प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे। इन नगरों के धनी व्यक्तियों ने क्या किया? विद्वानों, साहित्यकारों एवं कलाकारों को संरक्षण दिया। जब इनको इन्होंने संरक्षण दिया तो इन्होंने क्या किया? अपने साहित्य को, कला को क्या किया? इन सब लोगों तक पहुंचाया, तो लोगों को बाकी सब चीजों का ज्ञान हुआ। जैसे रोम के वैभव, धर्म युद्ध, इटली की राजनीतिक स्थिति का अनुकूल होना, इटली की भौगोलिक स्थिति, इटली में
नगरों के विकास ने ही इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण आरंभ होने में योगदान दिया। तो ये वो कारण है जिनकी वजह से इटली में पुनर्जागरण हुआ। 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक से 13वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में कुछ युद्ध लड़े गए जो ईसाई धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल यरूशलेम को लेकर लड़े गए थे। अब देखो, यरूशलेम ईसाइयों का भी तीर्थ स्थल माना जाता है, मुसलमानों का भी माना जाता है। तो मुसलमान कौन से? सेल्जिक तुर्क। तो ईसाइयों और मुसलमानों के बीच जो युद्ध हुए हैं 11वीं से 13वीं सदी के मध्य, इन्हें कहा गया है धर्म युद्ध या फिर क्रूसेड। अब धर्म युद्ध के कारण क्या हुआ? धर्म युद्ध के कारण यूरोप वासियों को पूर्वी लोगों के साथ संपर्क करने का अवसर मिला, क्योंकि यहाँ पर इनको पूर्व की ओर पलायन करना पड़ा। वे मुस्लिम देशों के संपर्क में आए, उनकी तर्क शक्ति, प्रयोग पद्धति और वैज्ञानिक खोजों से बड़े प्रभावित हुए। तो कुल मिलाकर धर्म युद्ध एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से पुनर्जागरण को प्रेरणा मिली थी, ये आपको याद रखना है। क्योंकि धर्म युद्ध से पहले जो ईसाई थे वो पोप को और चर्च को सब कुछ मानते थे, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पर इनकी हार हुई तो जो धार्मिक बंधन थे वो कमजोर पड़ गए और इन्होंने तर्क को क्या दिया? महत्व दिया। धर्म युद्ध के कारण यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, नए मार्गों की जानकारी मिली और अनेक नाविकों ने भौगोलिक खोजों के लिए पूर्वी देशों की यात्राएं की। धर्म युद्ध में ईसाइयों की पराजय से पोप की प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुंचा और उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, क्योंकि भाई ये तो बात करते थे कि पोप सब कुछ है, चर्च सब कुछ है, भविष्यवाणियां कर दी जीतने की, लेकिन हार गए। तो ये हुआ। अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ, अरबी अंक, बीज गणित, दिग्दर्शक यंत्र, कागज पश्चिमी यूरोप में युद्ध के माध्यम से ही पहुंचे। अगर यहाँ पर युद्ध नहीं होता तो ये सब चीजें यूरोप में नहीं पहुंचने वाली थी। पुनर्जागरण का एक मुख्य कारण था व्यापार का उदय। व्यापार के संबंध में यूरोप वासियों का अरबों से संपर्क हुआ। अरब लोग क्या करते थे? उस समय स्वतंत्र चिंतन के समर्थक थे, अतः अरबों के संपर्क में आने से यूरोप वासी लाभान्वित हुए। इन्हें अरबों के द्वारा अपने प्राचीन ज्ञान, साहित्य एवं कला से परिचित कराया गया। 13वीं-14वीं शताब्दी में यूरोप में व्यापार के विकास के कारण अनेक नगरों का जन्म हुआ एवं विकास हुआ। जैसे हमने बात की थी, यहाँ पर देखो इटली में फ्लोरेंस, मिलान, तो ये नगर हुए थे। अब जब बड़े बड़े नगर हो जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? व्यापार वर्ग उत्पन्न होगा। तो व्यापार की उन्नति के कारण व्यापार वर्ग की संपन्नता में वृद्धि हुई। पर्याप्त धन व संपत्ति के कारण इन्होंने व्यापार का अध्ययन भी किया। अब व्यापारी जो बड़ा रहता है उसने क्या किया? विद्वानों, लेखकों, साहित्यकारों, कलाकारों सबको क्या दी? आर्थिक सहायता दी, अपने यहाँ रुकने के लिए घर दिए, जिसकी वजह से कला संस्कृति का विकास हुआ। व्यापारी वर्ग ने चर्च की कड़ी आलोचना करके उसके महत्व को कम करने की कोशिश की। चर्च सूद लेने को पाप मानता था, अतः व्यापारियों ने इसका विरोध किया। तो अब सूद लेने को चर्च पाप मानेगा तो व्यापारियों का धंधा क्या होगा? चौपट हो जाएगा। तो व्यापारियों ने इसका विरोध किया। भौगोलिक खोजों के कारण नवीन देशों की खोज होने से यूरोपवासी विश्व की अन्य सभ्यताओं के संपर्क में आए। जैसे व्यापार की उन्नति से यूरोप में वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान, जेनेवा, पेरिस, लंदन, आंग्लबर्ग, नूरेमबर्ग आदि नगरों का उदय हुआ। अब जो नगर में रहता है ना, वो स्वतंत्र वातावरण पसंद करते हैं। वो मध्ययुगीन रूढ़ियों, अंधविश्वासों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इटली के फ्लोरेंस नगर ने सर्वाधिक कलाकारों एवं साहित्यकारों को प्रशय दिया था। ये पूछा जाएगा। फुल हो गया था, ठीक। ये इटली का फ्लोरेंस नगर जो था फुल हो गया था कलाकारों, साहित्यकारों से। इनमें दांते, पेट्रॉक, बोकेशियो, एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, गिबर्टी, मैकियावेली आदि इसी नगर की देन है। कागज व छापे खाने का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। यूरोप वासियों ने ये कहाँ से सीखा? अरबों के माध्यम से कागज एवं छापे खाने की जानकारी प्राप्त की। अब देखो, छापे खाने का आविष्कार चीन में हुआ, चीन से फिर अरबों के पास पहुंचा और अरबों के पास फिर यूरोप पहुंचा। छापे खाने के आविष्कार से पुस्तकें सस्ती कीमत पर मिलने लगी, आसानी से मिलने लगी। अब साधारण व्यक्ति भी बाइबल पढ़ सकता था। इसके पहले चर्च में केवल एक बाइबल होती थी। इससे अंधविश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। छापे खाने ने जन साधारण में शिक्षा के प्रति रुचि जगा दी। अब सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ने लगे सुबह सुबह चाय के साथ। 15वीं शताब्दी के मध्य जर्मनी के जान गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार कर दिया, मतलब बोले तो प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जहां पर छपाई होगी। यह एक ऐसी टाइप मशीन थी जिससे आधुनिक प्रेस की पूर्ववर्ती कहा जाता है। 1477 में कैक्सटन द्वारा इंग्लैंड में छापा खाना स्थापित किया गया। ये प्रश्न बनेगा, इंग्लैंड में किसने? कैक्सटन ने 1477 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। इतिहासकार फिशर द्वारा
कुस्तुतुनिया के पतन 1453 को आधुनिक युग के प्रारंभ की तिथि माना गया है। फिशर ने किसको, कुस्तुतुनिया का जो पतन हुआ 1453 में, उसको आधुनिक युग के प्रारंभ की तिथि माना। यहाँ पर क्या होता है, कुस्तुतुनिया के पतन से यूरोपीय देशों को पूर्वी देशों से व्यापार बढ़ाने के लिए समुद्री मार्ग की खोज के लिए विवश होना पड़ा। यूरोप में पुनः जागरण को गति मिली। 1453 में, याद रखना, 1453 में तुर्कों ने कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर पूर्वी रोमन साम्राज्य समाप्त कर दिया, जिसको बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा जाता था। पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसको बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा जाता था, उस पर 1453 में तुर्कों ने अधिकार कर लिया कुस्तुतुनिया पर, जो यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। अब यहाँ पर 1453 में जो मोहम्मद द्वितीय उस्मानी तुर्क था ना, उसने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी पर अधिकार किया। तो ये 1453 में जो अधिकार हुआ, यहाँ पर इनका शासक कौन था, तो मोहम्मद द्वितीय उस्मानी, यह तुर्कों का शासक, याद रखना, ठीक, तुर्कों का शासक था जिसने यहाँ पर अधिकार कर लिया। अब भाई जब यहाँ पर अधिकार हो जाएगा तो यहाँ के जो विद्वान हैं वो यहाँ से भागेंगे, तो ये इटली और फ्रांस की तरफ भागे। इनमें याद रखना, एक कार्डिनल बेसारियन था जो सबसे प्रमुख था, जो 800 पांडुलिपि लेकर कहाँ पहुंचा था, इटली पहुंचा था। कार्डिनल बेसारियन, इसका पूछा जाएगा नाम, ठीक। 800 पांडुलिपि लेकर यह कहाँ, इटली पहुंच गया था। अब यूरोपीय विद्वानों के संपर्क में, यूनानी विद्वानों के संपर्क में आने से यूरोप वासियों को पुराने साहित्य व संस्कृति के विकास की प्रेरणा मिली। कुस्तुतुनिया से नए देशों और मार्गों की खोज को बाध्य होना पड़ा। अब कुस्तुतुनिया होकर ही यूरोप का व्यापार पूर्वी देशों के साथ होता था। एक विद्वान था कार्डिनियल बेसारियन, जिसकी हम बात कर चुके हैं। 800 पांडुलिपि लेकर कहाँ पहुंच जाता है, इटली पहुंच जाता है। पुनर्जागरण ने स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन दिया। अब यूरोपीय लोगों ने परंपरागत विचारों तथा तर्क की कसौटी पर काम करना शुरू किया। इन्होंने रूढ़िवादियों, अंधविश्वासों, पाखंडों, आडंबरों सबको ठुकरा दिया। इन्होंने कहा कि पहले जानेंगे फिर मानेंगे, ये चीज इन्होंने अप्लाई की। 1272 में इटली का निवासी मार्को पोलो मध्य एशिया मंगोल साम्राज्य के प्रसिद्ध कुबलाई खां के दरबार में पहुंचा। आपको ईयर याद रखना है, 1272 में मार्को पोलो इटली का था। इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मध्य एशिया विजेता चंगेज खां की मृत्यु के बाद कुबलाई खां ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके दरबार में सभी जगह के पश्चिम और पूर्व के विद्वान जो आते थे, मिलते थे और क्या करते थे, आपस में वार्तालाप करते थे। मंगोलों के संपर्क से यूरोप को कागज, मुद्रण, कुतुबनामा, बारूद, इन सब की जानकारी मिली। तो देखो, ये सब जानकारी यूरोप में मंगोलों द्वारा पहुंची, चाहे फिर वो बारूद चलाना हो, चाहे फिर वो कुतुबनुमा हो, कागज हो, मुद्रण हो, ये सब। पुनर्जागरण के फलस्वरूप मानवतावादी विचारधारा का जन्म हुआ। देसी भाषाओं और वैज्ञानिक भाषा का विकास हुआ। यहाँ की एक और अन्य ठीक विशेषता थी सहज सौंदर्य की उपासना इन्होंने की। हॉलैंड का निवासी था एरास्मस। इसने व्यंग्यात्मक शैली में अपनी एक किताब लिखी थी, द प्रेज ऑफ फेली, जिसमें इसने चर्च और पादरियों का मजाक उड़ाया। एरास्मस को पहला यूरोपियन कहा जाता है। कैसे याद रखोगे, ये पहला व्यक्ति था जिसने चर्च का मजाक उड़ाया, इसलिए पहला यूरोपियन। इसे द प्रिंस ऑफ ह्यूमैनिटीज, मानवतावादियों का राजकुमार, पोलो लोक्विज नामक पुस्तकों की रचना भी की है। इन्होंने याद रखना, मानवतावादियों का राजकुमार और कोलोलो क्विज नामक पुस्तकों की रचना की है। एरास्मस को मानवतावादियों का राजा और मानवतावादियों का राजकुमार भी कहा जाता था। इन्हें विश्व नागरिक तथा प्रबुद्ध डरपोक विद्वान भी कहा जाता था। वह कहता था, मेरा हृदय कैथोलिक किंतु पेंट लूथरवादी है। कौन कहता था, एरास्मस। एरास्मस कहता था, मैं हृदय से तो कैथोलिक हूँ, किंतु ठीक मेरा पेट क्या है, लूथरवादी है। मैं डरपोक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, विश्व का नागरिक हूँ, मानवतावादियों का राजकुमार। पोलैंड के गणतज्ञ थे कोपरनिकस। इन्होंने सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य है, इन्होंने ये अवधारणा दी, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा इसको कहा जाता है। तो कोपरनिकस ने, याद रखना, यहाँ पर सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी को नहीं सूर्य को माना। इस मत का समर्थन इटली के खगोल शास्त्री ब्रूनो को जीवित जला दिया गया। ठीक, इस मत का समर्थन किसने किया था, ब्रूनो ने किया था, इसलिए उनको जीवित जला दिया गया था। इस सिद्धांत की जर्मन वैज्ञानिक केपलर द्वारा गति के प्रमाणों से पुष्टि की गई है। ठीक, गणित के प्रमाणों से इसकी पुष्टि की गई। इसमें इन्होंने बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वर्तुल नहीं अपितु दीर्घवृत्तीय पथ में भ्रमण करते हैं। तो ये केपलर के गति के नियम है। ये सब आपने साइंस में पढ़ा है तो आपको याद होगा। टॉलमी ने कहा, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, परंतु आगे चलकर कोपरनिकस ने सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी अपने कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये वाली बात तो हो चुकी है।
कोपरनिकस ने टॉलमी के पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत को ध्वस्त करते हुए सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था। नक्षत्र की गति के लेखक कोपरनिकस हैं। इटालियन गणितज्ञ थे गैलीलियो, इन्होंने दूरबीन का निर्माण किया था। इन्होंने पेंडुलम के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। गैलीलियो ने वायु मापक यंत्र एरोमीटर इसको बोल सकते हैं का आविष्कार किया। इंग्लैंड के गणितज्ञ आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम दिए, इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपिया। रोजर बेकन ने अपने रचना आपस मेयस में लिखा है, हम ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, वाद विवाद द्वारा और प्रयोग द्वारा। ये याद रखना, रोजर बेकन ने आपस मेयस पुस्तक में ज्ञान के दो सोर्स बताए हैं, एक तो वाद विवाद है, दूसरा है प्रयोग। रोजर बेकन को प्रयोगात्मक खोज प्रणाली का जनक माना जाता है। इंग्लैंड निवासी फ्रांसिस बेकन, ज्ञान की प्राप्ति परीक्षण और प्रयोग से होती है। फ्रांसिस बेकन ने कहा है, इन्हें युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माना जाता है। देखो, रोजर बेकन याद रखना अलग है, फ्रांसिस बेकन अलग है। परीक्षण और प्रयोग का इन्होंने सिद्धांत दिया था, निबंधकार माने जाते हैं। चिकित्सा शास्त्री विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, ये आप सबको यहाँ पर पता है। चलिए बात करते हैं। देखो 1513 में रचित द प्रिंस के रचयिता फ्लोरेंस इटली के निवासी कौन थे? मैकियावेली थे। इनको आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है। इनके धर्म चिंतन में धर्म और राजनीति को दो अलग अलग पहलू बताया गया है। उनका विश्वास था कि धर्म ने राज्यों को निर्बल बना दिया है। फिशर ने सत्ता की राजनीति का कलाकार कहा है। फिशर ने मैकियावेली को सत्ता की राजनीति का कलाकार भी कहा। इसके अलावा फ्रांसीसी विद्वान एवं पादरी रेवेलास ने, याद रखना, गरगंतुआ नामक व्यक्ति की जीवनी लिखी है। तो गरगंतुआ नामक पुस्तक किसकी है? रेवेलास की है। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, रेवेलास की। रावेले ने कहा कि केवल मनुष्य ही हंस सकता है, इसने कहा था। रेवेलास को फ्रांसीसी उपन्यास साहित्य का जन्मदाता माना गया है। यहाँ पर ठीक इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। मध्यकालीन स्थापत्य चर्च के अधीन थी, जिसे गौथिक स्थापत्य कहा जाता था। इसके विपरीत पुनर्जागरण काल में ग्रीका रोमन शैली को अपनाया गया। पुनर्जागरण काल में कौन सी ग्रीका रोमन शैली को अपनाया गया? जिसमें रोमन सभ्यता से गुंबद, मेहराब एवं यूनानी सभ्यता से स्तंभ और क्षैतिज रेखाओं को अपनाया गया। तो यहाँ पर देखो, गुंबद, मेहराब, स्तंभ और क्षैतिज रेखाओं की प्रधानता थी। यहाँ पर नवीन श्रृंगार एवं डिजाइन शैली पर बल दिया गया। इस नवीन शैली का प्रवर्तक ब्रूनो लेस्की था, यह आपको याद रखना है। तो पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य का यदि आपसे यहाँ पर प्रवर्तक पूछा जाता है तो आप बताओगे ब्रूनो लेस्की। इसमें मेहराब, गुंबद और स्तंभों की ठीक प्रधानता थी। चलिए, फ्लोरेंस के मेडिसी परिवार तथा इटली के स्फोरजास परिवार ने कला को प्रोत्साहित किया। फ्लोरेंस का कौन था? मेडिसी परिवार। इटली का कौन था? ठीक, मिलान का कौन था? तो नगर याद रखने हैं, मिलान का स्फोरजास परिवार। पुनर्जागरण कालीन वास्तुकार ब्रूनो लेस्की था, जिसने फ्लोरेंस के चर्च का डिजाइन तैयार किया था। इसके अलावा माइकल एंजेलो, राफेल और पालादियोन प्रमुख वास्तुकार थे। पुनर्जागरण काल में मूर्तिकला में भी एक नई शैली आई। अब मूर्तिकला धार्मिक बंधनों से मुक्त हो गई तथा साधु संतों के स्थान पर साधारण मनुष्यों की मूर्तियां बनाई जाने लगी। जैसे लॉरेंज गिबर्टी जो इटली का था, डोनातेलो इटली का था, माइकल एंजेलो इटली का था, ये प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। माइकल एंजेलो द्वारा डेविड की मूर्ति विश्वविख्यात है, जो फ्लोरेंस में बनाई गई। एंजेलो ने पोप जूलियस द्वितीय की समाधि पर भी मूर्तियां बनाई थी। डेविड की मूर्ति किसने बनाई? माइकल एंजेलो ने। गिबर्टी ने फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाजों का निर्माण किया, जिनकी प्रशंसा करते हुए एंजेलो ने कहा, ये स्वर्ग में रखे जाने योग्य हैं। तो गिबर्टी ने बनाए थे फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाजे, जिसको माइकल एंजेलो ने स्वर्ग योग्य बताया था। डोनाटेलो द्वारा मनुष्य मूर्तियों का विषय मानव जीवन ही रहा। इन्होंने वेनिस की संत मार्क की आदमकद मूर्ति बनाई थी। किसने बनाई थी? डोनाटेलो ने। यह पुनर्जागरण काल का प्रथम चित्रकार माना जाता है। पुनर्जागरण काल का प्रथम चित्रकार कौन माना जाता है? डोनाटेलो माना जाता है। माइकल एंजेलो ने रोम में सेंट पीटर गिरजाघर के मुख्य द्वार पर रखी पेता या पिएता मूर्ति एवं एक अन्य डेविड की मूर्ति का निर्माण किया। ये वाली देखो, ये वाली मूर्ति है जिसकी हम बात कर रहे हैं। किसने बनाई है? माइकल एंजेलो ने। पिएता मूर्ति में वर्जिन मैरी ने ईसा मसीह के शव को अपनी गोद में लेटा कर रखा है। डेविड की मूर्ति में वीर पुरुष के रूप में डेविड को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो सेंट पीटर के गिरजाघर में जो
चित्र हैं एंजेलो और राफेल ने मिलकर बनाए थे, याद रखना। पेरिस का लूवो प्रसाद, लंदन का सेंट पॉल गिरजाघर, स्पेन का स्कोरियल का प्रसाद इस कला के उदाहरण है। फ्रांस के लोअर प्रांत में बने महल जिन्हें सातो कहते हैं, तत्कालीन धनाढ्य स्थापत्य के उदाहरण है, मतलब धनी लोगों ने बनवाए थे। लियोनार्डो दा विंची इटली का था, माइकल एंजेलो इटली का था, राफेल इटली का था, टिएनसान इटली का था, पियर देल्लो तथा होलबाइन ये सब प्रसिद्ध चित्रकार थे। सबसे पहले बाइजेंटाइन शैली से अलग हटकर मानव प्रकृति पर अनेक चित्र बनाने वाले इटली के जियाटो को पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का जनक माना जाता है। ब्रूनो लस्की स्थापत्य का था, जियाटो है चित्रकला का, याद रखना है आपको। नई शैली के प्रारंभिक चित्रकारों में फ्रेंजेलिको और मेसेसियो प्रसिद्ध थे, इनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि हम बात करें फ्लोरेंस के लियोनार्डो दा विंची की, तो वह चित्रकार ही नहीं कई प्रकार से विद्वान हुआ करता था। इसका जन्म जो है फ्लोरेंस के निकट विंची में हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में वह प्रसिद्ध चित्रकार बोरोक्यो से प्रशिक्षण प्राप्त करने लगा था। उसने मोनालिसा और द लास्ट सफर नाम के चित्र बनाए थे। अब ये मोनालिसा आप देख सकते हो, ये एक हंसी मुस्कान वाली यहाँ पर आपको एक यहाँ पर महिला दिख रही होगी। कहा जाता है ये खुद लियोनार्डो दा विंची ही थे। लियोनार्डो लिखता है, अच्छे चित्रकार को दो प्रमुख चीजों का चित्रण करना आवश्यक है, मनुष्य और उसके मन की भावनाओं का। लास्ट सफर में ईसा मसीह को उनके अनुयायियों के साथ अंतिम भोज करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें ईसा के चेहरे पर शांत भाव रहता है और बाकी सभी शिष्य एकदम शॉक्ड दिखाई दे रहे होते हैं। एक शिष्य अपराध की झलक लिए है। मोनालिसा में एक साधारण इटालियन महिला का चित्रण है, जिसकी रहस्यमयी मुस्कान ठीक एक गुत्थी बन जाती है। अब विंसी की चित्रकला में कई विशेषताएं थी, सादगी थी, भाव व्यक्ति थी, प्रकाश और छाया रंगों का उपयोग किया गया था, तैलीय चित्र वगैरह थे। वर्जिन ऑफ द रॉक्स में वर्जिन मैरी और शिशु ईसा का चित्रण है। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो के चित्र हैं। वेटिकन के सिस्टाइन चैपल की छत पर बाइबल कथाओं को ठीक है सृष्टि से प्रलय तक किसने, एंजेलो ने ही उकेरा था। राफेल के प्रसिद्ध मेडोना का चित्र है, याद रखना। मेडोना जीसस क्राइस्ट की मां है। राफेल द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र और समकालीन लोगों के चित्र अद्वितीय माने जाते हैं। टिएनसान ने वेनिस की गरिमा के लिए चित्र बनाए हैं, याद रखना। अब बात करते हैं पॉलेस्ट्रीना की। महान संगीतज्ञ एवं गायक थे। मस्किन दास तथा स्किप डांस प्रेस इस युग में अन्य संगीतज्ञ हुए। पॉलेस्ट्राइना और मस्किन दास के नाम याद रखना। मध्यकाल की भद्दी और तीखी ध्वनि के रिबिक नामक वाद्य का स्थान वायलिन ने ले लिया था। अब वायलिन यहाँ पर प्रचलित हो गया था, याद रखना। नवीन वाद्य यंत्रों में हार्पसिकॉर्ड और पियानो, जो पियानो का पूर्व रूप था। यहाँ पर ठीक जो दैनिक भाषाएं रहती हैं, बोलचाल की भाषाएं होती हैं, उनका विकास हुआ। जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश, इटालियन सबका विकास होने लगा। साहित्य पर धर्म का प्रभाव खत्म हो गया। अब मानव जीवन इनका प्रमुख विषय बन गया था। इंग्लैंड के साहित्यकार टॉमस मूर ने यूटोपिया तथा चौसर ने कैंटरबरी टेल्स की रचना की। टॉमस मूर ने क्या, यूटोपिया, चौसर ने कैंटरबरी टेल्स की रचना की। कैंटरबरी टेल्स पर बोकेशियो की डेकामरान का प्रभाव था। जोसेफ चौसर जो था अंग्रेजी कविता का जनक कहा जाता है। उसने लंबी कविता के रूप में सोनेट को जन्म दिया था। तो सोनेट किसकी, याद रखना, चौसर की, या फिर ठीक जोसेफ चौसर की क्या है, एक रचना है। यूटोपिया में टॉमस मूर ने इंग्लैंड के जनजीवन और सामाजिक बुराइयों और आर्थिक दोषों का निरूपण किया था। सामाजिक समझौते का सिद्धांत ठीक जॉन हॉब्स ने लेविथयाथन की रचना की, जिसमें उन्होंने निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया। स्पेन का लेखक था सर्वेंटीज, जिसने डॉन क्विक्सोट नामक रचना की। उसने ही कहा था, हर कुत्ते का दिन आता है, खीर का प्रमाण खाने में है। ये सब सर्वेंटीज ने कहा था। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध निबंधकार थे फ्रांसिस बेकन, जिनको आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने द न्यू एटलांटिस इनका प्रमुख निबंध था। द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सप्तम नामक इन्होंने एक किताब लिखी थी और इन्होंने कहा था कि ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले परीक्षण और प्रयोग करके आओ। मनुष्य के भौतिक जीवन की समस्याओं में रुचि लेना और अधिक अधिक सुख बनाने में विश्वास रखने वाला दर्शन मानवतावाद कहलाता है, जिसमें मानव प्रधान रहता है। इसमें परलोक की अपेक्षा इहलोक की बात की जाती है। फ्लोरेंस निवासी पेट्रोक को मानवतावाद का पिता कहा जाता है। इसने सोनेट चतुर 10 पदी सोनेट का प्रतिपादन किया। पेट्रोक ने लोरोन नाम की महिला की सुंदरता का वर्णन किया है।
मानवतावाद का सबसे पहला प्रयोग जर्मन शिक्षाविद नीथ हैमर ने किया था। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1439 में इटली में प्रथम मानवतावादी अकेडमी की स्थापना की गई थी। डेट याद रखना, 1439 में ड्यूक ऑफ मांटुआ ने मानवतावाद का एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया था। पेट्रॉक, एरास्मस, बोकेशियो, टॉमस मूर ऐसे कई मानवतावादी विचारक हुए। जॉन कॉलेट और टॉमस मूर इंग्लैंड के तथा र्यूकेल और मेलाकंथन जर्मनी के थे। फ्लोरेंस इटली के निवासी दांते थे। इन्होंने टस्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी की रचना की, जिसमें काल्पनिक स्वर्ग नरक का विवरण मिलता है। दांते को इटालियन कविता का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक है द मोनार्किया। द बल्गरी एलोक्योशिया की रचना लैटिन भाषा में की है। दांते ने बीता नोवा नामक प्रेम गीतों का संग्रह किया है। बीता नोवा क्या है? प्रेम गीतों का संग्रह है। जो बीत गया है, प्रेम की बात भूल जाओ, जिसमें बीट्रस नाम की महिला का वर्णन है। दांते की तुलना होमर से की जाती थी। शांति का रक्षक पुस्तक के लेखक मार्सिगलियो दा पादुआ, जिसमें उन्होंने राजनीतिक विषय में धर्म के हस्तक्षेप को अनुचित माना है। बहुत सारे यहाँ पर देखो साहित्यकारों और कलाकारों के नाम लिखे हुए हैं, सबके यहाँ पर स्थान दिए गए हैं कौन कहाँ का था। विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड का था। उसने मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो, मैकबेथ, हेमलेट, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट जैसी कई रचनाएं की थी। किंग लियर नामक नाटकों की रचनाएं की। शेक्सपियर ने दुखांत एवं सुखांत दोनों प्रकार के नाटक लिखे। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट तथा पैराडाइज रिगेंड की रचना की थी। लुसियाड पुर्तगीज कवि कैमोन्स की प्रसिद्ध रचना है। लुसियाड किसकी रचना है? कैमोन्स की रचना है, याद रखना। एडमंड स्पेंसर ने फेयरी क्वीन की रचना की थी। इसके अलावा बोकेशियो ने डेकामरान लिखा, जो 100 कविताओं का संग्रह है, कहानियों का संग्रह है। इसमें ब्लैक डेथ का वर्णन मिलता है। ब्लैक डेथ का वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ये मैंने पढ़ा दिया है। बोकेशियो को आधुनिक इतालवी गद्य का जनक एवं लैटिन गद्य का पिता माना जाता है। इटालवी कवि तासो ने मुक्त यरूशलेम की रचना की थी। ब्रूनोलस की इटली में नव स्थापत्य का जनक था, ये आपको पता है। पुर्तगाली शासक हेनरी द नेविगेटर ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया था। बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 में, याद रखना ठीक, केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। तूफानों का अंतरीप 1492 में कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की थी। यहाँ के निवासियों को रेड इंडियंस कहा गया। इस समय स्पेन की रानी ईसाबेला थी। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, सबको याद है। पुर्तगाली नाविक फर्डिनेंड मैगलन ने सबसे पहले संसार का चक्कर लगाया था। स्पेन नाविक कार्टेज ने मेक्सिको खोजा। फ्रांसिस्को पिजारो ने पेरू को खोजा। कैब्राल ने ब्राजील की खोज की। अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका महाद्वीप का नामकरण हुआ। दांते ने अपनी कविता पेट्रार्क ने अपने जीवन से तथा बोकेशियो ने अपनी आत्मकथाओं से इटालियन भाषा को समृद्ध किया। आज का यूरोप यूनान की विरासत लेगेसी ऑफ ग्रीस कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हमारा लेक्चर था, इसमें हम पुनर्जागरण को कंप्लीट किया है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक रहेगा उसके लिए अगले से क्लास आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।